का आगाज करना है जी, एथिकल डिसीजन मेकिंग का, और ये इंशाल्लाह आज और कल में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर सिर्फ 2 बातों को डिस्कस कर रहा है। अगर हम चैप्टर का आगाज देखें तो जहां लर्निंग आउटकम आ रहे हैं, बिजनेस एथिक्स क्या है और एथिकल फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है। फ्रेमवर्क का मतलब है यानी जिस चीज को हम एलेबोरेट कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आगाज में किताब ने क्या किया है, आपको यह समझाने की कोशिश की है कि यार एथिकल इश्यूज कहां इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी हम चीजों को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक है किसी चीज का लीगली ठीक होना और एक है उसका एथिकली ठीक होना। आमतौर पर कोई भी चीज इन दोनों क्राइटेरिया पर पूरा उतरनी चाहिए कि कोई चीज लीगली भी ठीक हो और एथिकली भी ठीक हो। बाद दफा कोई चीज लीगली ठीक हो जाती है, एथिकली ठीक नहीं होती। बाद दफा एथिकली ठीक हो जाती है, लीगली ठीक नहीं होती। तो प्रोफेशनल्स को यह सिखाया जा रहा होता है कि उन्होंने एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो यहां इस पैराग्राफ में उन्होंने देखा कि यार एथिकल इशू इन्वॉल्व कहां पर हो जाते हैं आमतौर पर। छोटी छोटी सी एग्जांपल दी उन्होंने। फॉर इंस्टेंस, शुड अ फाइनेंस प्रोफेशनल कंसील फिगर इन एनुअल रिपोर्ट टू मेक द कंपनी प्रॉफिटेबल। कि एज ए अगर हम अपने प्रोफेशन से देखें तो मेन एथिकल इशू कहां इन्वॉल्व है। कहते हैं मेन एथिकल इशू यहां इन्वॉल्व है कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में कोई टेम्परिंग करके उसको प्रॉफिटेबल शो करना चाह रहा है कि यार कंपनी के हालात बुरे हैं, कंपनी को फाइनेंस चाहिए, अगर इस वक्त प्रॉफिटेबल शो नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, फिर तो लोग रिलाई नहीं करेंगे। तो क्या ये काम करना ठीक है कि नहीं है। या बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, क्या प्रॉफिट को हाइड करके टैक्सेशन को सेव कर लिया जाए। तो ये जाहिर है अनएथिकल बात आ गई है, ये बात ठीक नहीं है। फिर उसने कहा इसी तरह कोई एक डॉक्टर है, वो किसी पेशेंट की तो डेथ ही हो रही है, क्या वो उस पेशेंट के वो ऑर्गन जो कहीं और इस्तेमाल हो सकते हैं वो पेशेंट की मर्जी के बगैर या उसके वुरसा की मर्जी के बगैर निकाल ले और भले उन्हें डोनेट भी कर दे। तो क्या ये बात एथिकली ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना, यहां कोई एथिकल इशू तो इन्वॉल्व नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसी बातें छोटी छोटी सी उन्होंने यहां लिखी हैं कि क्या किसी लॉयर को जो अपने क्लाइंट से रिलेटेड कोई बात है उसका क्या एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, कौन सी बात उसे बतानी चाहिए, कौन सी बात उसे नहीं बतानी चाहिए। ऐसे उन्होंने यहां 5-7 एथिकल जो है ना वो इश्यूज बनाकर आपको एक बेस बनाने की कोशिश की है कि ये एक अलग मामला है कि चीज लीगली बाद दफा ठीक होगी, एथिकली ठीक नहीं होगी, बाद दफा एथिकली ठीक होगी, लीगली ठीक नहीं होगी। फिर यहीं पर हमने थोड़ा सा देखना है कि यार एथिक्स, जब हम माशरों में एथिक्स की बात करते हैं तो हो सकता है एथिकल स्टैंडर्ड सारी दुनिया की जगह पर अलग अलग हों। ठीक है ना, मतलब एक टेलीविजन जो है वो सिगरेट की एड भी चला देता है, क्या ये एथिकली ठीक है कि नहीं है। या कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जैसे सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग है, क्या ये एथिकली ठीक है कि नहीं है। इस तरह के मामला पहले तो यहां चल रहे हैं। फिर उन्होंने एक दूसरी बात की कि यार एथिक्स जो है ना वो बाद दफा कल्चर के साथ भी अटैच है। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी बातें हम पाकिस्तान में खड़े होकर बोलेंगे तो हम कहेंगे यार बड़ा अनएथिकल बात कर दी आपने, ऐसे क्यों कह दिया यार, यहां तो को जेंडर लोग बैठे हुए थे, ये वाली गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो एथिकल स्टैंडर्ड का ताल्लुक कल्चर के साथ भी है, नॉर्म के साथ भी है, सोसाइटीज के साथ भी है। फिर वो कह रहे कि यार असल में ये तो एक ओवरऑल बात आ गई, लेकिन हम आपको असल में बिजनेस एथिक्स समझाना चाह रहे हैं। जो कल्चरल एथिक्स हैं, कौन से अल्फाज हैं, कौन मतलब आप पाकिस्तान में किसी पार्टी को जरा वो गधे का निशान दे दें इंतखाबी, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। यार मैं ये निशान मैं क्यों लूंगा, लेकिन अमेरिका में ले लेंगे। ठीक है ना, यहां उल्लू का निशान दे दें किसी को, कोई नहीं लेगा। अब कुछ चीज या इवन अब लोटे का ही निशान इस वक्त अगर दे दिया जाए तो वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसका मतलब है कल्चर का इंपैक्ट आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो लेकिन फिर उसने ये सारा ओपनिंग पैराग्राफ बनाकर उसने केस बिल्ड इन कर दिया कि यार एथिक्स भी किसी चीज, किसी बला का नाम है। फिर उसने कहा नहीं हम असल में तो आपसे बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं। जाहिर है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आपसे बिजनेस एथिक्स की बात करने जा रहे हैं। वो कह रहे जब बिजनेस एथिकली काम करेगा तो उसका फायदा क्या होगा, बिजनेस सेंस ऑफ एथिक्स या कल्चर का हमें फायदा क्या होगा। वो कहते हैं सबसे पहला फायदा होगा जो आपके एम्प्लॉइज होंगे ना, उनका जो कमिटमेंट लेवल होगा ना टूवर्ड्स द कंपनी वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये पता चले एम्प्लॉय को कि यार हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है और मेरे से भी एथिकल चीजें रिक्वायर कर रही है, तो एथिक कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय कमिटमेंट ग्रेटली व्हेन एम्प्लॉय ट्रस्ट दैट द कंपनी इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ इट एम्प्लॉय एंड ग्रेटर पब्लिक एज वेल। वो कहते हैं जब कंपनी के एम्प्लॉयज को यह पता चले कि ये मेरे लिए भी और सोसाइटी एज अ होल के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी, ये बात हमेशा ऐसे सोच के चलते हैं कि यार ये बात एथिकल है या एथिकल नहीं है। इससे एम्प्लॉय का
जो मोरल है, जो कमिटमेंट है, जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर वो कहते हैं इसी तरह से इन्वेस्टर कौन लोग हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, जो शेयर खरीद रहे हैं, डिबेंचर खरीद रहे हैं, उनका भी ट्रस्ट इंक्रीज होगा डेफिनेटली कि यार इस कंपनी के शेयर खरीदें, ये एथिकल लोग हैं, ये मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, ये प्रॉफिट को अनड्यू डिक्रीज नहीं करेंगे, कोई एम्बेजलमेंट नहीं करेंगे, कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, ये एथिकल लोग हैं, ये एथिकल उसके ऊपर चल रहे होंगे। अब जनरली हमने माशरे में क्या किया हुआ है, खास तौर पर जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमारे यहाँ एथिक्स का जनाजा निकला पड़ा है, ठीक है ना। हम एथिकली चीजों को नहीं सोचते। फिर बाद दफा क्या होता है कि हम कुछ लोगों से एथिक्स एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ लोगों से हम एथिक्स एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे होते। जिंदगी में जब जिंदगी की बातों से हम देखते हैं तो जिनसे आप ज्यादा एथिक्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब आपका उनसे वास्ता बढ़ता है तो पता चलता नहीं एथिकल ग्राउंड पे तो ये लोग सबसे कमजोर हैं। मसलन आप किसी रिलीजियस आदमी के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, यार मैं तो गुनाहगार आदमी हूं, मैं तो नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं तो रोजे नहीं रख रहा, लेकिन ये बंदा तो रोजे रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ये ज्यादा एथिकल होगा। लेकिन आप बिजनेस डीलिंग में कभी भी देख लें, किसी ऐसे दुकानदार से चीज खरीदें, किसी ऐसे उससे करें, तो जनरली उसके एथिक्स लेवल एक आम आदमी के एथिक्स लेवल से भी खराब निकलेंगे। वेयर एज बीइंग ए प्रोफेशनल हम ये सीख रहे हैं कि यार एथिक्स तो हर एक को रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अगर आपकी कंपनी एथिकल होगी तो आपको दूसरा बेनिफिट ये होगा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी पे ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये अनड्यू मेरे साथ कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे। दूसरा बेनिफिट आ गया। तीसरा वो कहता है कि आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर है कस्टमर में भी ये इंप्रेशन चला जाएगा थोड़े से दिनों के अंदर ही कि यार ये हाईली एथिकल लोग हैं, ये एथिक्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कंपनी की लॉन्ग टर्म के अंदर कस्टमर का रिलेशन इंक्रीज होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसी तरह से जो कंपनी के अनएथिकल डिसीजन अगर कंपनी नहीं ले रही है, तो जब पब्लिक में उसका इंप्रेशन बेहतर होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, एम्प्लॉय ज्यादा लॉयल हो जाएंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली ट्रांसलेट होकर कहां आ जाएंगी, प्रॉफिट्स में हो जाएंगी। तो ये भी केस ही बिल्ट हो रहा है कि ये सारा कुछ ऐसे चल रहा होगा। असल बात ये है कि यार गाइडेंस ऑन एथिकल इशू, हम प्रोफेशनल्स के लिए गाइडेंस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इस चैप्टर में से कोई सवाल आएगा तो ये एरिया हमारा मोस्ट रेलिवेंट एरिया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। वो कह रहे हैं जी दो जगह से हमें, दो तरीके से हमें एथिकल गाइडलाइन मिलती है। एक अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी स्टैंडर्ड मॉडल से हमें मिलती है, और एक टुकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल है, ये भी इसके आखिर में चैप्टर के जाकर आ रहा होगा। इसके दरमियान में वो कहता है कि यार भाई आप तो पाकिस्तान में है, तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का कोड ऑफ एथिक्स क्या है वो आपको क्या बता रहे हैं। इसका मतलब है हमारे से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्या बात पूछी जाएगी, ये बात पूछी जाएगी कि बीइंग ए मेंबर, मेरा इंस्टीट्यूट, उसने भी तो मुझे कोई कोड ऑफ एथिक्स बता रखे होंगे ना कि मैंने काम कैसे करना है, वो मुझे कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो कह रहे हैं कि जी आईकैप के जो एथिक्स स्टैंडर्ड हैं, जो कि क्योंकि आईकैप खुद क्या है, आईफैक का मेंबर है, इसका मतलब है आईकैप जो अकाउंटिंग इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है, वो हम अकाउंटेंट से एथिकली क्या बातें कर रहा है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये 5 हमें नजर आएंगे, इनको रटा लगाना आपने। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। वो कहते हैं हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन 5 बातों के मुताबिक काम करना है। ये बातें आपने यकीनन ऑडिट के पेपर में भी आप पढ़ रहे होंगे, R2 में भी कहीं पढ़ी होंगी, और टैक्स में भी कहीं थोड़ी बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गई थी। ये वही वाली बातें हैं। तो सबसे पहले कि इंटेग्रिटी से मुराद क्या है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज प्रोफेशनल एंड बिजनेस डीलिंग। वो कहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक प्रोफेशनल इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। उसे रख रखाव रख के या क्लाइंट नाराज हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो मुझे देनी चाहिए थी, ये तो नहीं देनी चाहिए थी, ये तो मुनासिब है, नहीं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है आपको उसको करना है। फिर दूसरी बात वो कह रहा है कि अब जब हमने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेग्रिटी इज दैट एन अकाउंटेंट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द रिपोर्ट्स। क्योंकि नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या इशू करना है, रिपोर्ट्स इशू करनी है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, उसके थ्रू चीजें जानी है। कुछ में उसने ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटेड इशू करनी है, कुछ में उसने और तरह की कोई रिपोर्ट देनी है। वो कहता है उसको चाहिए कि इंटेग्रिटी का तकाजा ये है कि इन 3-4 चीजों से वो अपने आप को दूर रख ले। नंबर 1, पहली बात क्या लिखी हुई है, द इंफॉर्मेशन कंटेन अ मेटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। कोई भी ऐसी चीज जहां पे कोई फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट से उसको अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए। यानी इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करनी चाहिए, इस तरह के फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी इंटेग्रिटी से मुतासिर हो जाएगी।
द इंफॉर्मेशन कंटेन अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। वो कहते हैं कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि केयरलेस होके बनाई गई है, जिसको हमें पता है कि यार ये इंफॉर्मेशन इतनी ठीक कोई नहीं होगी, ये केयरलेस इंफॉर्मेशन है, रिलायबल इंफॉर्मेशन है नहीं है, मैं इसके ऊपर बैठकर स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई एनालिसिस कर रहा हूं। नहीं नहीं, मेरा इंटेग्रिटी का तकाजा है कि मैं इसके ऊपर बात ना करूं, ठीक है ना। बात दफा आ जाता है कि आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये जाहिर प्रोफेशनल गुफ्तगू हो रही है सारी की सारी, कि जहां आपको कहा गया कि यार इसके ऊपर कमेंट कर दें, आपको पता है ये तो सारी चीजें फेक हैं, बेसलेस हैं, तो हमें हमारी इंटेग्रिटी का तकाजा है कि हम अपने आप को इन चीजों के साथ एसोसिएट ना करें। देयर आर ओमिशन और इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ वे दैट मेक द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट टू सी। वो कहते कोई ऐसा डेटा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन तो है लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया कि उससे कोई मीनिंगफुल एनालिसिस हो ही नहीं सकता। मतलब क्या हुआ, ये तो मिसलीड करने के लिए इंफॉर्मेशन है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए कि इससे भी अपने आप को डिटैच कर ले, दूर कर ले, ये उसकी इंटेग्रिटी का तकाजा है। फिर सेकंड आ रहा है जी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि एन अकाउंटेंट मस्ट नॉट अलाउ हिज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट टू बी अफेक्टेड बाय। अब हमारी प्रोफेशनल या बिजनेस जजमेंट आनी कहां है बाय द वे? ऑडिट रिपोर्ट में आनी है। सबसे ज्यादा जो मेरा इस्तेमाल हो रहा है वो तो ऑडिट रिपोर्ट पे, जब मैंने ओपिनियन देनी है वो कहता है ये आपकी बाइस नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी बात ना आप सोच रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी ये तकाजा कर रही है, आप ऐसे ना सोच रहे हो कि इसमें मेरा बेनिफिट कहां है। पर्सनल प्रीजुडिस का मतलब है कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। क्या मैं कहूंगा तो ये मेरे बेनिफिट में बात जाएगी। वो कहते नहीं, ऑब्जेक्टिविटी तकाजा करती है कि हमारी जो ओपिनियन है ये बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो मेरा। अगर कहीं मुझे लगता है कोई ऐसी, आपने देखा कि जब आपने ऑडिट में ये बातें पढ़ी होंगी, आगे जाके पढ़ेंगे जिन बच्चों ने भी ऑडिट नहीं पढ़ा, तो ऑडिटर ने ऑडिट अपॉइंटमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्ट करने से पहले एक क्राइटेरिया है ना कि ये बातें आपने देखनी है। उसके अंदर सबसे मेन क्या बात है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि कहीं आपका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें तो कंपनी लॉ ने बैन कर दी ना कि अगर ये है तो फिर तो आप ऑडिटर अपॉइंट हो ही नहीं सकते। अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये कंपनी आपके कजन की है और उस कजन का और आपका रिलेशन ऐसा है कि आपको लगता है कि यार अगर वो मुझे कोई बात कह देगा ना तो फिर मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आपको आपकी ऑब्जेक्टिविटी का तकाजा ये है कि आपको इससे साइड लाइन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी जो आपकी ओपिनियन है, जो आपका डिसीजन है, वो ना बाइस होना चाहिए, ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, और ना आपके ऊपर कोई इतना अनड्यू इन्फ्लुएंस है जो आपकी राय को खत्म कर सके। तो आप कहेंगे यार अच्छा अब तो इतना पुराना दोस्त है यार, अब ये कह ही रहा है, वैसे ओपिनियन तो मेरी ये नहीं थी लेकिन मुझे अब इसके ऊपर यही ओपिनियन देनी पड़ेगी। इन हालात से बचाने के लिए आपको प्रोफेशनल कंडक्ट ये बता रहा है कि नहीं, आपके ऑब्जेक्टिविटी का तकाजा है कि आप इस ट्रांजैक्शन से क्या हो जाएं, साइड लाइन हो जाएं, बाहर आ जाएं, इसके ऊपर आप अपने कमेंट ना करें। फिर आ जाता है जी प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिकल एरिया। वो कहते हैं कि आप कोई भी असाइनमेंट, क्योंकि जाहिर है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप अकाउंटेंट एक प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्रैक्टिस में बाज़ दफा कुछ एरियाज ऐसे आ जाते हैं कि जहां नॉलेज स्पेसिफाइड हो जाता है। ये नॉलेज की फर्दर एक ऐसी ब्रांच होती है कि कुछ लोगों को ये स्किल सेट होगी और कुछ लोगों को नहीं होगी। मसलन इंश्योरेंस का ऑडिट, बैंकिंग सेक्टर का ऑडिट, टेक्सटाइल का ऑडिट। अब ये कुछ एरियाज हैं जहां कुछ एडिशनल नॉलेज भी इन्वॉल्व है। फर्स्ट किया, लेट्स अज्यूम मेरी कंपनी ने आज तक कभी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट नहीं किया। मुझे जब इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट आए तो मुझे पहले एवेल्युएट करना चाहिए कि क्या मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज अवेलेबल है। अगर नहीं है तो मुझे ये काम इसलिए नहीं पकड़ लेना चाहिए, तो पैसे तो मिल रहे हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं। अब लीगली तो ICAP ने मुझे मना नहीं किया हुआ, लीगली तो मैं हर चीज का ऑडिट करने के लिए मेरे पास लाइसेंस है। लेकिन नहीं, मेरा प्रोफेशनल तकाजा कह रहा है, इसको कहते हैं ड्यू केयर, कि मुझे देखना है कि मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज अवेलेबल है, पहली बात। फिर नंबर 2, मैंने अपने नॉलेज को कंटिन्यूअसली मेंटेन भी करना है, जिसके ऊपर ICAP खुद अपने रूल रेगुलेशन बनाता है कि जो प्रैक्टिसिंग मेंबर है उसको साल में 60 आवर्स जो हैं वो CPD एक्टिविटीज करनी पड़ेंगे, यानी नॉलेज इनहांसिंग करनी पड़ेगी, और जो नॉन प्रैक्टिसिंग है वो 40 आवर्स उन्हें साल में जरूर स्पेंड करने हैं कि ताकि कोई सेमिनार अटेंड करें, कुछ चीजें अटेंड करें, कुछ चीजें कंडक्ट करवाएं, ताकि आपका नॉलेज अपग्रेड रहे। एक शख्स है, फर्ज किया वो इंडस्ट्री में चला गया, इंटरनल ऑडिट में काम कर रहा है, पिछले 10 साल से इंटरनल ऑडिट में काम कर रहा है। अब उसकी स्किल सेट उस रेलिवेंट एरिया की बच जाएगी, सारा स्किल सेट उसका मेंटेन नहीं रहेगा। ये टैक्स भूल चुका हुआ होगा, ये और बहुत सारी चीजें भूल चुका होगा। मतलब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं रिपोर्टिंग नहीं पढ़ा रहा,
अब आप कहना कि सर फाइनल की रिपोर्टिंग पढ़ानी है तो मैं तैयार नहीं होऊंगा, मेरी प्रोफेशनल ड्यू केयर का तकाजा होगा कि नहीं पहले मैं देखूं कि यार मैं या अपने आप को अपग्रेड कर लूं दोबारा से उस सब्जेक्ट के साथ अलाइन करूं, वरना मेरा प्रोफेशन का तकाजा ये कहेगा कि यार आप इसको टेकअप ना करें। Attain and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that the client or employing organization receive competent professional services। कि जो आपका क्लाइंट है ना, अगर अब आप टैक्स से वाबस्ता नहीं है और क्लाइंट ने टैक्स का ओपिनियन मांग ली है, तो आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंस का तकाजा है कि आप पहले देखें कि आपके पास इस वक्त ये नॉलेज है, फिर ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करें, अदरवाइज ये असाइनमेंट एक्सेप्ट ना करें। एंड एक्ट डिलीजेंटली, यानी ड्यू केयर के साथ आप काम करें, मुहतात होकर काम करें, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जाहिर है अब जिस तरह का काम है उसके ऊपर कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए हैं, कहीं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आ गए हैं, कहीं कोई और स्टैंडर्ड आ गए हैं, कहीं कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स आ गए हैं। अगर आप उन सारी चीजों से अपडेटेड हैं तो फिर कंटिन्यू करें, और अगर आप अपडेटेड नहीं है तो फिर कंटिन्यू बिल्कुल ना करें। तो ये जो कोई भी सेमिनार हो रहा होता है आईकैप में, तो सीपीडी एक्टिविटीज होती रहती हैं, उसके ऊपर पहले से लिखा हुआ आ रहा होता है कि इस सेमिनार में ये नॉलेज डिस्कस हो रहा है, अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको 1 घंटा सीपीडीआर मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे। तो आपने साल में इस तरह के सेमिनार अटेंड करके बाद में भी अपने आप को अपडेट रखना होता है ताकि चीजें अपडेटेड होती रहे। इसीलिए ये सारा कल्चर डेवलप होता है। फिर यहीं पे इंस्टीट्यूट ये भी ख्याल करता है कि जो मेंबर जिनके पास ये नॉलेज है वो दूसरों के साथ शेयरिंग करते हैं। तो जब कोई सीपीडी एक्टिविटीज हो रही होती है, बिलफर पार्टिसिपेंट को अगर 3 आवर्स मिल रहे हैं तो जो कंडक्ट कर रहा है उसको 6 आवर्स मिलेंगे, ताकि लोग एनकरेज भी हों लोगों को सिखाने के लिए। तो आप देखिए कि फौरन जैसे ही बजट आता है तो बजट के ऊपर सेमिनार आईकैप में होने शुरू हो जाते हैं। कोई और एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर फौरन सेमिनार होने शुरू हो जाते हैं। कोई नया लॉ आया जैसे डाटा प्रोटेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और इनके ऊपर आया, तो जिन लोगों का ज्यादा एक्सपोजर है उन्होंने फौरन सेमिनार करवाने शुरू कर दिए ताकि उनको भी सीपीडीआर मिले और बाकी मेंबर भी इसके बारे में अपग्रेड हो जाए, डाटा इसका आ जाए। कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे जब ये नया ई फाइलिंग आना शुरू हुई, एफबीआर के सिस्टम्स आने शुरू हुए, तो इसके ऊपर कंसल्टेंट ने आकर सेमिनार करवाने शुरू कर दिए ताकि लोगों का जो नॉलेज है वो क्या हो सके, अपग्रेड हो सके। वो कहता है प्रोफेशनल ड्यू केयर रिक्वायर्ड प्रेफरेंसिंग एक्टिविटीज विद डिलिजेंस दैट इन्वॉल्व डूइंग असाइनमेंट केयरफुली, थॉरोली एंड ऑन टाइमली बेसिस। यानी जब आपको कोई काम मिले तो उसमें कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले उसे मुहतात तरीके से किया जाए, फिर उसको केयरफुली किया जाए, फिर थॉरोली किया जाए, फिर टाइमली बेसिस पर किया जाए। ये ना हो कि क्लाइंट का काम ही आप इतना लेट कर दें कि उस काम की कोई अहमियत बचे ही ना। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर इज एन एक्सटेंडेड स्कोप एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक रीजनेबल स्टेप टू इंश्योर दैट दीज वर्किंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। वो कहता है ये वाली बात आईकैप और तरीके से भी मेंटेन कर रहा होता है। मतलब आपकी ऑडिट फाइल, वर्किंग पेपर, वो ऑडिट का रिव्यू, आईकैप का रिव्यू, वो क्या चेक कर रहा है। मतलब आईकैप इस वक्त क्या करता है, वो जो QCR रेटेड कंपनीज हैं, ये कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने आईकैप को अपनी ऑडिट फाइल रिव्यू के लिए दे दी। जब ये QCR का कॉन्सेप्ट आया ना, तो अब पहले QCR का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो सबसे पहले तो बड़ी बहस चली पूरी दुनिया में। जाहिर कॉन्सेप्ट एक इवॉल्व हो रहा था कि क्या इंस्टीट्यूट मेरी ऑडिट फाइल देख सकता है कि नहीं देख सकता। तो कुछ साल तो इस बहस में गुजर गए दुनिया भर के अंदर कि नहीं यार ये तो लाइन वो ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट है कि जी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं इंस्टीट्यूट को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। तो फिर दुनिया भर में ये स्टैंडर्ड्स इवॉल्व हुए, पता चला कि नहीं फॉर रिव्यू पर्पसेज रेगुलेटर का ये इख्तियार है कि वो इस वाली बात को इंटेक्ट करने के लिए कि प्रोफेशनल ड्यू केयर की जा रही है कि नहीं की जा रही। मतलब मैंने एक ऑडिट रिपोर्ट इशू की है तो मेरे कोई पीछे वर्किंग पेपर होने चाहिए ना, वरना क्या हो रहा था, बस ऑडिट रिपोर्ट बना के लाते थे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर देते थे, पैसे ले लेते थे, कोई ऑडिट नहीं हो रहा। विदाउट कंडक्टिंग ऑडिट, ऑडिटर जो छोटी फर्म्स थी वो क्या कर रही थी, वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करती जा रही थी। लेकिन वो बहुत छोटे क्लाइंट का रह गया। अब वो जो भी थोड़ा सा रीजनेबल क्लाइंट है वो तो QCR रेटेड कंपनी से कम पे ऑडिट करवाने के लिए अब तैयार नहीं है। फिर यहीं से तो वो कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ ना कि जी स्टेट बैंक के पैनल पे कौन सी कंपनीज हैं, फुला कंपनीज कौन सी हैं, ताकि रिलायबल और जिसकी थोड़ी गुडविल बेहतर हो उससे ऑडिट करवाया जाए। तो QCR के अंदर यही प्रॉब्लम है कि आईकैप आपकी कोई भी ऑडिट फाइल चेक कर सकता है। अब उसने चेक क्या करना है, यही चेक करना है कि यार आपने डेटर वेरीफाई किए थे, नहीं किए थे, फुला चीज की थी, ये काम किया था। तो इंस्टीट्यूट का भी इसके अंदर जाहिर है रोल आ जाएगा कि वो प्रोफेशनल ड्यू केयर को मेंटेन करवाए। इसी तरह SECP ने कुछ इख्तियारात ले लिए, कंपनी लॉ ने कुछ इख्तियारात ले लिए। तो इस तरह से ये दुनिया भर के अंदर चीजें जो है वो इवॉल्व होना शुरू। फिर एक और अहम बात आ गई, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी ये बताती है कि यार ऐसा ना हो कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है आप कल को क्लाइंट को ही थ्रेट कर रहे हो या लोगों को बताते फिर रहे हो
मतलब जाहिर है जब आप ऑडिट में जाएंगे तो क्लाइंट के बहुत सारे एरियाज होंगे जो वीकनेसेस होंगी जो आपके सामने आएंगी। अब मैंने कौन सी डिस्क्लोज करनी है और कौन सी नहीं करनी, मैंने वो डिस्क्लोज करनी है जो मैं लीगली बाउंड हूं डिस्क्लोज करने के लिए। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे बताना जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ, ये तीन चीजें मिलकर ऑडिट का फ्रेमवर्क बनेगा ना, तो देखना है कहां कहां मैं बाउंड हूं कि मैं ये चीज डिस्क्लोज जरूर करनी है और किसके सामने डिस्क्लोज करने के लिए मैं बाउंड हूं, कहां डिस्क्लोज करनी है। क्या मैं शाम को टॉक शो में बैठकर कोई गुफ्तगू करूंगा किसी उसके ऊपर जाकर, क्या मुझे ये अलाउड है, या मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट बनानी है वहां मैंने ये डिस्कस करनी है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी हमारे से एक इंतहाई प्रोफेशनल बिहेवियर रिक्वायर कर रही होती है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर एन अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज द रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। दिस मीन्स दैट एन अकाउंटेंट शैल बी अलर्ट at the possibility of inadvertent disclosure including a social environment and practically to the close business। वो कहते हैं कि आपको वही बात देखनी है कि कहां जरूरी है, कहां मेरा ये इंफॉर्मेशन किस जगह बताना जरूरी है। मैं किसी गलत जगह ना बता रहा हूं, सोशल मीडिया पे ना बता रहा हूं, बिजनेस से बाहर। मतलब कुछ बातें हैं जो आपने अगर ऑडिट आप पढ़ रहे हैं तो आपने मैनेजमेंट लेटर में बतानी है, मतलब वीकनेसेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की कोई बात है, कोई और इस तरह की चीजें हैं। कुछ चीजों के ऊपर बात हो रही है कि नहीं ये रिपोर्ट का हिस्सा बनेगा। अच्छा, रिपोर्ट का हिस्सा कैसे बनेगा, कौन से वाली रिपोर्ट मैंने इशू करनी है, ये एम्फेसिस ऑफ मैटर बनेगा या क्या बनेगा। जहां मुझे कहा जा रहा है वहीं मैंने अलाउ करना है इसको। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक वीक पॉइंट आया है तो क्या उसी के एम्प्लॉइज में भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन को बताना की जरूरत है कि यार ये तुम्हारे मालिक तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो ये हो रहा है? ऑब्वियसली नॉट। मुझे हर वक्त देखना पड़ेगा। वो जो पीछे हम देख रहे थे ना 5 क्वेश्चन, वो यही बताएंगे। वो 5 क्वेश्चन में हम यही डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या मैं लीगली बाउंड हूं ये बात बताऊं। अगर बाउंड नहीं हूं तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का तकाजा है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। बाद दफा आप 2 जगह पर काम कर रहे हैं, कंपेटिटर के दोनों का ऑडिट आप ही कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग जरा किसी एक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो तो नॉर्मली उस सेक्टर की सारी कंपनीज का ऑडिट वही कर रहे होंगे, ज्यादातर का कर रहे होंगे। तो क्या इधर का डाटा उधर, उधर का डाटा इधर, ये बताया जा सकता है? नहीं। मेरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि मैं इस लेवल पर भी कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करूं, मेंटेन रखूं। नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशन आउटसाइड द फर्म or employing organization without proper and specific authority unless there is a legal or professional duty or right to disclose। मतलब प्रोफेशनल ड्यूटी का क्या मतलब है? मुझे कोई एफबीआर की तरफ से नोटिस आ गया, मुझे कोई नैब की तरफ से नोटिस आ गया कि आप ऑडिटर है, इस बात को बताइए आपके सामने ये बात आई है कि नहीं आई। अब तो मेरी लीगल रिक्वायरमेंट बन गई है। बैंक को एक नोटिस आ गया, बैंकिंग ने बड़े अरसे तक इसके ऊपर जंग लड़ी इसी कॉन्फिडेंशियलिटी की बुनियाद पर कि जी एफबीआर कहता है जनाब हमें बैंक की इंफॉर्मेशन बताएं, इसकी ये तो क्लाइंट का डाटा। फिर हमें अपने लॉज अमेंड करने पड़े, वहां लिखा गया कि नहीं बैंक इज बाउंड टू प्रोवाइड दी इंफॉर्मेशन। लेकिन एफबीआर पे भी कोई चेक एंड बैलेंस लगाया कि कौन बंदा मांग सकता है, कौन बंदा नहीं मांग सकता, किस रैंक का बंदा मांगेगा, किस सर्कमस्टांसिस में बंदा मांगेगा। एक्चुअली कॉन्फिडेंशियलिटी का सबसे बड़ा इशू यह है, जब हम चीजों को कॉन्फिडेंशियलिटी के फ्रेमवर्क में देखते हैं तो बाद दफा एवेजन का फ्रेमवर्क आ जाता है कि चीजों को एवेजन होनी शुरू हो जाएगी। मतलब मेरे लिए टैक्स अवॉइड करना बड़ा आसान है, अगर आप बैंक को कहें कि ये मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप शेयर नहीं कर सकते। एक लंबे अरसे तक तो लीगल इंटरप्रिटेशन यही रही। ये तो पिछले 10 साल में ये चेंज आई कि नहीं बैंक जो है वो बाउंड है बिजनेस के अकाउंट्स बताने के लिए, वरना नैब कैसे काम करेगा, बाकी इदारे कैसे काम करेंगे, आपकी डिटेक्टिंग एजेंसीज कैसे काम करेंगी, वो तो काम नहीं कर सकेंगे। तो फिर हमें देखना पड़ता है कि नहीं कहां लीगली बाउंड हो गया हूं मैं, कहां मुझे ये बात बतानी मेरे लिए प्रोफेशनली जरूरी है, वहां तो बतानी पड़ेगी। जैसे एफबीआर कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है, कोई नैब मेरे से इंफॉर्मेशन ले रहा है, या अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूं और मैं किसी एक सेक्टर में वेल नोन पर्सन हूं, मुझे फील हो रहा है कि यार इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे कि आप आईसीआई में काम कर रहे हैं तो जरा हमें ये बात बताएं, ये बात बताएं। तो मुझे चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, यहां लिखा हुआ ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट जो है मैं लूं कि जी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आपके किसी प्रोसेस से रिलेटेड कोई इंटरव्यू में बात पूछे, क्योंकि मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो मैं ये डिस्क्लोज करूंगा, आप मुझे अलाउ करते हैं। अगर क्लाइंट अलाउ कर दे तो फिर ओके फाइन,
और अगर क्लाइंट कहे कि नहीं नहीं ये मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये आप कहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे, यानी नाम लेके डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास एक्सपोजर है, वो तो मेरी मलकियत है ना, वो तो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन नाम लेकर कहीं डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना, वो बात भी हमें यहां देखनी पड़ेगी। फिर देखिए, नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशन आउटसाइड द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी। ठीक है ना। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ चीजें वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, वो प्रोसेस का हिस्सा है। मैंने एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो मेरी प्रोफेशनल स्किल्स है। कोई एक बहुत बड़ा केस हुआ, अदालत में चला गया, किसी एक, ये जो आपकी हैं क्या कहते हैं, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट में, पावर जनरेशन का किसी एक यूनिट का कोई एक केस चला नैब में किसी और जगह, मैंने वो केस लड़ा, मैंने वो केस जीता। एक दूसरी पावर जनरेशन वालों का भी ऐसा ही केस चल रहा है, वो मुझे बुला लेते हैं, वो कहते सर बताइए आपने उस केस में क्या किया था, क्या मसला था। अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो गई है, तो मुझे चाहिए कि क्लाइंट से जाकर पूछूं कि क्या ये मैं बात डिस्कस कर सकता हूं, आप मुझे अलाउ कर देंगे। अगर वो कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना चाहिए। नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस एथिक फॉर द पर्सनल एडवांटेज ऑफ द अकाउंटेंट और फॉर द एडवांटेज ऑफ द थर्ड पार्टी। क्या मतलब हुआ? ये इनसाइड ट्रेडिंग टाइप की जो चीजें हो रही होती हैं कि जब आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, مثلا आप ओजीडी से ऑडिट कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग अच्छा जब आप लिस्टेड कंपनी का कर रहे हैं तो आपको पता है वो क्वार्टरली अकाउंट भी बनेंगे, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में ऑडिटर ने इन्वॉल्व होना ही होना है, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा। मुझे सेकंड क्वार्टर में नजर आ रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किधर जा रही है, मुझे नजर आ रहा है कि इसका शेयर जो है ना एकदम से जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी तो शेयर ऊपर चला जाएगा। बीइंग एन ऑडिटर मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है कि ओजीडीसी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के 2-3 प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो वेल हेड जो है वो सक्सेसफुल हो गया। मुझे आज पता चला, ये पब्लिक को शायद अभी परसों पता चलेगा। अगर मैं आज शेयर खरीद लूं तो बस परसों तक मुझे एक बड़ा अच्छा जबरदस्त गेन आ जाएगा। तो कह रहे नहीं नहीं, ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप पर्सनल उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, नॉट टू यूज और डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इधर एक्वायर्ड और रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप आफ्टर दैट रिलेशन हैज एंडेड। उसने कहा एक और मसला भी है, अगर आपने छोड़ दिया ऑर्गेनाइजेशन तब भी नहीं यूज कर सकते। आप कहेंगे जी अब तो मेरा रिलेशन ही खत्म हो गया। नहीं नहीं, किसी की एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप रिलेशन खत्म होने के बाद भी यूज नहीं करेंगे। ये हमारी प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी का तकादा है कि हम इस तरह से बिहेव करें। ठीक होगी बात जी। फिर एक आखिरी बात आ रही है, प्रोफेशनल बिहेवियर। वो कहते हैं जो आपका बिहेवियर है, जो आपका काम करने का तरीका है, वो भी ऐसा होना चाहिए। यहां एक लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो डिसरेस्पेक्ट ना कर रहा हो, डिसक्रेडिट ना कर रहा हो प्रोफेशन को। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्रोफेशन की डिसरेस्पेक्ट हो रही हो। और इसके ऊपर फिर कुछ और भी छोटे छोटे लॉज बने हुए होते हैं, जैसे कि आप ऑडिट फर्म आप बना रहे हैं, आपके कोई लेटर छपे हुए हैं, कोई विजिटिंग कार्ड छपे हुए हैं, इवन आपका जो डिटेल में जब आप जाते हैं तो आई कैप चाह रहा होता है कि ये भी थोड़े डिसेंसी के लेवल को आप मेंटेन करेंगे। मतलब आपके महल्ले का वो जो बर्गर कॉर्नर है, जैसे उसका ब्रोशर बना हुआ है, जैसे उसका विजिटिंग कार्ड बना हुआ है, ये ना हो कि आपका विजिटिंग कार्ड वैसे बना हुआ हो, ये ना हो कि आपका लेटर हेड वैसे बना हुआ हो। उस लेटर की जो प्रिंटिंग है उसकी क्वालिटी बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए, उसका पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका लेटर हेड न्यूज पेपर वाली उसके ऊपर छपे हुए। इन सारी चीजों को हम कहते हैं कि ये प्रोफेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे देखकर लोग ये कहें यार ये देखो ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये देखो। बस ये वाले काम से भी आप थोड़े से अपने आप को पीछे रखेंगे। ऐसा बिहेवियर, इवन आपकी ड्रेसिंग, आपका उठना, आपका बैठना प्रोफेशन की डिसरिस्पेक्ट ना कर रहा हो। अगरचे इसको जनरली इतना वो अप्लाई नहीं किया जाता। नहीं, खाली बुक्स की हद तक नहीं, कहीं कहीं अप्लाई भी होती है, कहीं अप्लाई होती हैं, सारी बुक्स की हद तक नहीं है। हाँ, मेजॉरिटी वो सारी बातें ओवरऑल सारा मुल्क ही ऐसे चल रहा है ना। लेकिन कहा यह जाता है, जब हम नए इस प्रोफेशन में आए, पता नहीं झूठ सच में ऐसे वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पता नहीं वल्ला वाला, कहा यह जाता था जब हम आपके वाले लेवल पे थे ना, अभी आर्टिकल्स कर रहे थे और फाइनल के स्टूडेंट थे, समथिंग लाइक दैट। उस वक्त एक बात बड़ी मशहूर हुई, ये माल रोड के ऊपर एक वो दही भले वाला को बड़ा मशहूर था, तो कोई 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां खड़े हुए रेडी पर दही भले खाते थे। ये मशहूर उस वक्त वल्ला वाला में, इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक है कि नहीं।
उन्हें कभी किसी काउंसिल मेंबर ने उनको देख लिया और उन्हें इस बात पर शो कॉज हो गया, यार आप एक रेडी पे खड़े हुए दरी पे लिखा रहे हो, आप प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने अच्छा ये तो चले, ये तो पता नहीं ठीक है कि नहीं है, लेकिन नहीं, स्टेशनरी के ऊपर, आपके लेटर हेड के ऊपर, आपकी बजट की समरी आई है, जैसे बजट आता है उसके बाद वो एक बजट ब्रीफिंग बनती है, वो पब्लिश होती है, वो आप अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं, आप उसके अंदर तो अगर जरा सा भी क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर लें तो, और आईकैप के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए तो यस, उसके ऊपर शोकाज हो जाता है। अब तो उन्होंने इसीलिए पीडीएफ में कर दिया। नहीं, आईकैप की अपनी बुक्स तो अच्छी क्वालिटी थी, अगर आप जो अभी लेटेस्ट अब आई हैं, जो अच्छा अब आई नहीं, लेकिन आईकैप को चाहिए, अगर ऐसा है तो आईकैप को चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इसको देखे कि आप प्रिंटिंग अगर आप एक्स पार्टी भी करा रहे हैं, तो दूसरे से भी करा रहे हैं, थर्ड पार्टी से भी करा रहे हैं, तब भी इसका रीजनेबल स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। ये वही बुक डिपो जैसी किताबें नहीं होनी चाहिए जो आईकैप की किताबें आ रही हो। यस, और अगर ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि तभी नई नई पब्लिश होनी शुरू हुई है, ये अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो बिल्कुल मेंबर इसके ऊपर फौरन शोकाज कर देंगे इसको, तो कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। बहरहाल मेंटेन किया जा रहा होता है, ऐसे नहीं होता। आईकैप जो है वो अपनी क्वालिटी को, अपनी चीजों को मेंटेन कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रोफेशन को छोड़ा हुआ है। देखिए, पूरी दुनिया भर में आपकी शनाख्त अगर है तो उसमें कहीं आईकैप का रोल है कि नहीं है? क्या सारी दुनिया में हमारे डॉक्टर्स की ऐसी शनाख्त है? क्या इंजीनियर्स की ऐसी शनाख्त है? नहीं है। अगर हमारे किसी प्रोफेशनल बॉडी की दुनिया भर में कोई रेपुटेशन है तो उसका एक बड़ा क्रेडिट किसको जाएगा? ऑब्वियसली आईकैप को जाएगा। फिर हमारा जो इस सारे के अंदर जो एजुकेशन का निजाम मेंटेन किया हुआ है, आप इसके ऊपर कभी सवालिया निशान नहीं उठा सकते। मतलब आप समझ लें कि इस वक्त जनरल साहब का बेटा भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा भी अगर आईकैप के पेपर दे रहा हो तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता उसके वालिद के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने का। नेवर, पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई प्रोफेशन पाकिस्तान में, कोई इदारा लेके आए जहां आप ये बात इतने डंके की चोट से कह सकते हो। नहीं, तो वो सारा कुछ एक्शन हुआ ना, एक्शन हुआ उसके ऊपर, और वो टीचर आईकैप का मेंबर नहीं था, वो टीचर आईकैप का मेंबर नहीं था। और ये तो थोड़ा ये आईटी शाईटी ये कुछ हुआ तो आप उसको इस एंगल से देखें कि यही सब कुछ और जगह भी हो रहा है। कहीं हाईलाइट हुआ, ठीक है ना, कहीं हाईलाइट नहीं हुआ, यहां हाईलाइट हुआ। वो प्रेसिडेंट साहब आए लाहौर में और वो बड़ा उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसके ऊपर मतलब मेंबर ने कंसर्न शो किया फौरी तौर पर। इस तरह का कोई इवेंट हो जाए तो मीटिंग्स के अंदर, एजीएम्स के अंदर उसकी बातचीत पहुंचती है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, इसको देखा जाए, प्रोफेशन इससे डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, आपको हर इंस्टीट्यूट के हो जाते हैं, लेकिन आपको आईकैप में इस तरह के मामला इन जनरली बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। ये कुछ टेक्नोलॉजी के वो जो हुए मामला, ये कोविड के अंदर और इस तरह के कुछ मामला हुए, अदरवाइज नहीं, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के हो जाते हैं। लेकिन आईकैप ने उसको इंटैक्ट रखा। ये क्रेडिट जाता है ना इंस्टीट्यूट को, ये क्रेडिट जाता है कि ठीक है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह मौजूद है। ये नहीं हम कह रहे कि आईकैप एक आइडियल इदारा हो गया है और अब यहां कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन बहुत से मामला में बहुत सौ से हम बेहतर है। इसी वजह से प्रोफेशन की रिस्पेक्ट अभी भी इंटैक्ट है। कोई बंदा ये नहीं कहता कि यार ये जाली डिग्री लेके आ गया है, ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आ गया, ये नालायक आदमी है। देखिए, बगैर मार्क्स के, बगैर ग्रेड के, बगैर जीपीए के कोई और डिग्री दिखाएं पाकिस्तान में, जहां आप एम्प्लॉयर को ये नहीं दे रहे इख्तियार कि आप खुद ग्रेड कर ले। आपने एफएससी में नंबर दे दिए, एम्प्लॉयर ग्रेजुएशन में नंबर दे दिए और ना कुछ दिया, जीपीए दे दिए, एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन आ गई ना आपको ग्रेडिंग कर ले। ये वाहिद इदारा है जो कहता है कि नहीं यार जब मैंने मेंबर बना दिया तो बस खत्म हो गई बात। आपके पास ये इख्तियार नहीं, आप कहें कि ये ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, आप उसकी बाकी स्किल्स के ऊपर देख लें, इंटरव्यू कर ले, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर देख लें, नॉलेज के ऊपर बात कोई ना करे। ये क्रेडिट है कि नॉलेज के ऊपर बात नहीं करने दी जा रही है, मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं, ग्रेड नहीं दिए जा रहे हैं, डिवीजन नहीं दिया जा रहा, जीपीए नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं बस ठीक है, हम कह रहे हैं मेंबर है तो बस मेंबर है। हम कह रहे हैं कि अब इसे टैक्स आ गया है, अब इसे ऑडिट आ गया है, अब इसे फलां पेपर आ गया, तो बस इसका मतलब है आ गया। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में इस तरह से चीजें मेंटेन करना ये इतना आसान नहीं था। इसका क्रेडिट जाहिर है इंस्टीट्यूट को जाता है। तो ये इसी मार्क्स इशू करता है। बाकी ममालिक में देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है आईसीडब्ल्यू भी मार्क्स इशू करता है। आईसीएम में भी मेरा ख्याल नहीं, मार्क्स नहीं इशू करता। आईसीएमए का तकरीबन बेहतर है। आईसीएमए और ये दो लीडिंग इदारे हैं और इनके यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और वो दोनों के ऊपर काफी रीजनेबली गुड है। लेकिन आईसीएमए में प्रॉब्लम यह है कि वो लीगल शेल्टर नहीं ले पाए।
और ये लड़ाई चलती रहती है, अक्सर चलती रहती है इंस्टीट्यूट की। अभी पिछले 1-2 साल पहले भी उन्होंने कुछ थोड़े लीगल राइट्स लेने की कोशिश की, ऑडिट राइट लेने की कोशिश की, और लेकिन यार नहीं ले पाए। फिर आईकैप इधर से भी एक्टिव हो जाता है, कंपनी लॉ में अपने उसको मेंटेन रखता है। लेकिन आईसीएम एक अच्छा इदारा है। सिर्फ वो मार खा रहे हैं कि उनके बच्चों के पास आर्टिकल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो जब बच्चा जाता है किसी जगह जॉब करने, तो शुरू में उसके ऊपर वही टैग लगा होता है जो पाकिस्तान की किसी भी डिग्री के ऊपर लगा हुआ होता है कि आपका तजर्बा क्या है। आपके इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा कमाल यह है कि जब आप क्वालिफाई करके निकलते हैं तो आपसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि 3-3.5 साल का आपके पास एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है। फिर आईकैप इतना मोहतात रहता है, जैसे हमने इनोवेशन की, इंडस्ट्री के अंदर आर्टिकल्स शुरू करवाए, तो एकदम से बहुत सारी इंडस्ट्री को नहीं आर्टिकल्स की ऑप्शन दे दी। कुछ इदारों को ऑप्शन देकर फिर वेट किया गया कि यार ऑब्जर्व करते हैं क्या होगा जब ये लोग मार्केट में आएंगे, बच्चे मार्केट में पहुंचेंगे, इस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक उस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोई बड़ा मेजर डिफरेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा। लेकिन इसी को, इसका मतलब है ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है, इसीलिए तो एक लंबी लिस्ट नहीं आ गई है इदारों की। इदारे तो लाइनों में लगे हुए हैं, रोज आईकैप को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें भी अलाउ कर दें ट्रेनिंग कराना। नहीं, उसको होल्ड किया जा रहा है, उसके लॉन्ग रन इफेक्ट देखे जा रहे हैं कि क्या इफेक्ट आएंगे, कितने का इफेक्ट आएंगे। एक दूसरी तरफ ना बच्चों के आर्टिकल के मसाइल भी चल रहे थे, उनको भी कहीं टेकअप करना था, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज भी नहीं करना था कि क्या ऐसा टैग लग जाएगा कि फॉर एवर एक बंदा उस कैटेगरी में और उसमें चला जाएगा। अगर आईकैप को ये फीलिंग आई तो इसको खत्म कर देंगे, और अगर लगा कि नहीं यार 1-2 साल में ये टैग हट जाएगा, फिर एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ही होगा, तो फिर ही कंटिन्यू रहेगा। यानी कहीं ना कहीं चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, क्वालिटी को देखा जा रहा होता है, इसके ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा होता कि आप ये कहीं देखें। सारे मुल्क के अंदर टॉप रैंक की जो जॉब का जो आखिरी स्टेटस हो सकता है, सीईओ, सीएफओ, उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं? सब ये लोग बैठे नहीं। एमबीए कहां बैठे हैं? नहीं, वो 1-2 इदारों के एमबीए बैठे हैं, 1-2 इदारों, और उसके लिए भी चाहिए कि वो आपके वालिद साहब कोई हो, जनरल साहब हो, कोई हो, आप असद उमर हो, कुछ हो, फिर है। नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जनरली 80% एटलीस्ट ऑक्यूपेंसी हमारे पास है, वो सीएफओस की, सीईओस की, सीएफओस की खासतौर पर, हाँ ठीक है, 80% ऑक्यूपेंसी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की। इसका मतलब है कहीं आपका इंस्टीट्यूट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि जी बस आप ऐसे ही हैं जी जैसे किसी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, जहां मर्जी जा रहे हो, जो मर्जी हो रहा हो, जैसे मर्जी हो रहा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहां जरा सी जरूरत आती है, सिलेबस को भी चेंज करने की कोशिश की जाती है, आर्टिकल्स को भी चेंज करने की कोशिश की जाती है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये और इस तरह के मसाइल शुरू हुए तो आपके सिलेबस में फौरन वो चीजें डाल दी गई हैं। फिर डेटा साइंसेज और ये सारा कुछ आ गया। जब आप लोग पहले थे तो और तरह के कंप्यूटर कोर्सेज करके आप आगे चले जाते थे, उसको चेंज किया गया कि नहीं यार ये टाइम की जरूरत है, इसकी है। तो एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन बहरहाल है। एक छोटा सा काम रह गया जी अब हमारे पास, इसका तीसरा एरिया, ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया यही है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको 5-7 नंबर के लिए नजर आ भी जाएगा एग्जाम में। अब एक रह गया कि जी हमारे पास फ्रेमवर्क क्या है इसका, कल इसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग जो है इसको कल डिस्कस करेंगे, कल यहां से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।